नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, एयरपोर्ट, जहां राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे। जहां बता दें, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण भी उपस्थित है। मुख्यमंत्री साय के परिवारजन भी उपस्थित है। महाकुंभ के अवसर पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम नेता पहुंचे हुए हैं प्रयागराज पे। महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सीएम साय के परिवार भी साथ में मौजूद है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां प्रयागराज से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं। राज्यपाल रमेन डेका भी साथ में मौजूद है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद है। मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण भी उपस्थित है। और इस बीच मुख्यमंत्री के परिवार भी यहां पर मौजूद है, जहां पर प्रयागराज पहुंचकर पावन धरती पर आगमन है मुख्यमंत्री का, जहां पर राज्यपाल की भी मौजूदगी रहेगी। और इसी के साथ तमाम नेता, मंत्री मंडल समेत तमाम जो है लोग मौजूद है। और इसी के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी ये लगाने वाली है। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री का परिवार भी मौजूद है। और इस बीच ये तस्वीरें भी आ गई है, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है साय प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ तमाम नेता भी मौजूद हैं, राज्यपाल की भी मौजूदगी है। और इस बीच आपको बता दें, राज्यपाल रमेन डेका भी यहां पर उनकी मौजूदगी है, जहां प्रयागराज के पावन संगम धरती पर आगमन है, जहां आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाली ये पूरी टीम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल रमेन डेका भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, नेता भी मौजूद है। मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं प्रयागराज के लिए। और एक पूरी टीम देखिए यहां पर दिखाई दे रही होगी, जहां मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तमाम नेतागण भी देखिए मौजूद हैं। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 6 विधायक प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। कुल 177 श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस बीच ये तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। और वही सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में होटल सेवा उद्योग के निकाय के लिए किए गए प्रावधान पर सरदार अमित पाल सिंह और इसी के साथ साथ एम्पायर पैराडाइज होटल के संचालक से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये था अभी सरकार ने नहीं लाया, उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे बिजली का दर होटल के लिए बिल्कुल अलग है और सामान्य इंडस्ट्री वालों के लिए उसका दर अलग है। हमको उसका देना चार्ज देना पड़ता है बिजली का। ऐसे कई सारी दिक्कतें हैं जो हमको भुगतनी पड़ रही है। तो होटल हुआ, रिसोर्ट्स हुआ, विलास हुए, तो सेवा के दायरे में आते हैं। तो अपन सेवा का सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जी, ये तो इंडस्ट्री है, ये इसको इंडस्ट्री में नहीं दिया गया। इंडस्ट्री में तो ये भी आना चाहिए ना कि हमने सेवा के लिए इंडस्ट्री में बात है। इंडस्ट्री में आता तो इसका एक अलग क्यों? हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सेवा का तो टैक्स आधा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका जोड़ा कर दिया। बिजली का टैक्स जैसे जोड़ा है, बिजली का बिल जोड़ा, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो ये सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का, ये ग्रो भी कर सके और मेन स्ट्रीट में आ सके। उनको इस बारे में बहुत विचार करने की वाली बात है कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। इसके बारे में मैं नहीं, आप भी तो इसको चला रहे हैं, कई समय से चला रहे हैं। लोग इनसे जुड़ करके इसका फायदा उठा सके। ठीक है, आज लोगों के घर में जो जगह नहीं है तो होटलों में सहारा ढूंढते हैं। ठीक है, वो हमारे होटलों में आते हैं, लेकिन होटलों में आने के बाद जब उनको लगता है कि भैया 12% टैक्स लगेगा, जीएसटी 12% लगेगी, तो जहां भी ज्यादा 12% जीएसटी की बात आती है तो पीछे मुड़ जाता है, हम ये टैक्स नहीं देंगे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार को ऐसे इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि 12% जो इसमें जीएसटी लगा के उसको कम करना चाहिए। जो हॉस्पिटैलिटी का सर्विस सेक्टर है, संगठित है। हाँ, संगठित है। कभी सरकार के साथ बैठ करके इस विषय में बात की कि सरकार क्या दे सकती है? अगर इसको उद्योग के दर्जे में लाए तो क्या जमीनें सस्ते में दे सकती है कि लाइट के साथ साथ कितना रोजगार आप उत्पन्न करते हैं?
इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज के जो हमारे उद्योग होटल उद्योग वाले हैं, उनसे मिलने गए थे माननीय बघेल साहब से। उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया था कि हम आप लोग की बातें को सुन लिया है, इस बारे में जरूर विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बदली होगी और सरकार बदलते साथ सब बातें फिर नई सरकार साथ क्यों नहीं बात हुई आपकी? अभी नई सरकार से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि संगठन स्तर पर आप लोग की कोई चर्चा हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई कोर कमेटी? संगठन स्तर पर तो हर महीने मीटिंग होती है, ठीक है, लेकिन अब विचार इसलिए नहीं होता कि हर 2-3 महीने, जब से हमारी सरकार बनी है हर 3 महीने में चुनाव रखा हो जाता है। अच्छा, चुनाव के कारण अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? पिछले महीने बिलासपुर में, हम तो बिलासपुर में उसमें अंडर में तो उनके साथ जाते हैं, बिलासपुर होटल एसोसिएशन जो है उनके साथ जाते हैं। बाकी उनकी मीटिंग कब होती है, हमारे पदाधिकारी लोग जाते हैं, हम नहीं जाते। नहीं तो स्टेट के तीसरे जिले के एसोसिएशन की कभी बैठक हुई जिसमें ये चर्चा की जाती है? वो जाते होंगे, क्योंकि मैं नया मेंबर बना हूँ, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की कोई मेरे को इस इंडस्ट्री में आए 1 साल तो हुआ है। नहीं, कोई सुविधा ऐसी है आप आपस में कम्युनिकेशन की, आपस में बात कर सके, चीजों को पहचान? हमारे लोग हर महीने मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग में ये बात तो रखी जा रही है कि इस बारे में क्या होगा। होटल का जो व्यवसाय है सर्विस सेक्टर के रूप में आता है, सरकार आज तक इसको उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि ये एक रोजगार सृजन करने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो होटल का सर्विस सेक्टर है ये बढ़ सके? हमारा बिलासपुर जिला जो है चारों तरफ नेचुरल जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी की नदियां बह रही हैं और इसके कारण यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत डिमांड है। आज भी सुबह मेरे होटल में अमरकंटक जाने वाले 30 टूरिस्ट आए थे, अपनी बस लेके आए थे, रात को रुके, सुबह यहाँ से गए, उन्होंने हमारे हॉस्पिटलाइट का उपयोग किया। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे होटल इंडस्ट्री को इतनी छूट दी जाए, जीएसटी में, इनकम टैक्स में छूट दी जाए, जैसे पहले छूट दी जाती थी वैसे छूट दी जाए, ताकि हम इनकी सेवा कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस एरिया का आनंद ले सके। और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम पढ़े लिखे हुए लोग यदि आकर के हमारे साथ जुड़ते हैं, होटल इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, तो वो यहाँ की हॉस्पिटलाइज देख करके उनकी सेवाएं करना सीख जाते हैं और उसके बाद उनके रोजगार के बहुत अच्छे अवसर बनते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी इनकम होती है, जिससे वो अपना परिवार चला सकते हैं। और नगर निकाय चुनाव के मतदान के बाद त्रिस्तरीय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से मैदान में उतर गए हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि बनौली क्षेत्र में क्रमांक 3 में बीडीसी प्रत्याशी मंजू हरिगुप्ता ग्राम कुलकुरी कला अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंची और ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बातोली क्षेत्र क्रमांक 3 की बीडीसी प्रत्याशी मंजू हरिगुप्ता अपने चुनाव प्रचार के लिए ग्राम कुलकुरी कला पहुंची और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी मंजू के पति हरिगुप्ता ने खास बातचीत भी की। इसके साथ ही मंजू हरिगुप्ता ने भी जनता से कई वादे किए। आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं हर खबर से सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम बतौली में जहाँ की ही मंजू हरिगुप्ता जी हैं, जो कि उप सरपंच रह चुकी हैं और इस पर बीडीसी दावेदारी कर रही हैं और इस बार उनसे बात करना चाहते हैं खास तौर पर कि जनता के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा, क्या प्लान है और क्या करेंगी वो, उनके ध्येय में क्या चीज है। मैं श्रीमती मंजू हरिगुप्ता, मैं क्षेत्र क्रमांक 3 से बतौली कुनकुरी कला से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में अभी खड़ी हूँ और मैं पूर्व में उप सरपंच थी, अब मैं बीडीसी प्रत्याशी के रूप में हूँ और आमजनों के पास में अभी वोट चुनाव का प्रचार कर रही हूँ। मेरा झोपड़ी छाप है और मैं अपील करती हूँ कि सब झोपड़ी छाप में वोट दें। तो जैसा आपने सुना तो पब्लिक से बात करते हैं कि क्या क्या उनकी डिमांड होगी और क्या पूरा कर पाती हैं। आप जैसे क्या सोचते हैं कि मतलब जब आप प्रत्याशी आएंगे तो क्या मांग करेंगे आप उनसे? क्या मांग करूंगी, ये गांव का विकास जो होगा वही तो मांग करूंगी। तो कहीं कहीं मांग कर कहीं कहीं बनवाए कहे वही मतलब दो बनवाबो का बनवाबो वही घर मान कहा गली मल्ला का मल्ला
पानी मन कर कहीं कहीं का सुविधा करे दे है काज बस नाली मन काका जी तुम बनो नियत कर बनवाब कहते। जी मैं यहाँ हमारे कुनकुरी में आवास नहीं बना है, प्रधानमंत्री आवास, और हमारे गांव में गली में मतलब रोड अभी नहीं बन पाया है और पानी का कमी है, मतलब अभी अच्छा से नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव घर का विकास हो। क्या आप सोच करके अब इस बार वोट करेंगे? सड़क नहीं बना है उसके लिए, जैसे इंदिरा आवास वाला घर और पानी का व्यवस्था। अब कुआं कर पानी ला पिया तो हूँ तो बोर ना शोर नहीं है ना बोरिंग नहीं है और घर दूरा भी नहीं है ना झोपड़िया है तेरा बनवाए दियो कहा था। तो पहले जो रही है तो पूरा करे रही तो हर जरूरत नहीं करी ना है, करबे नहीं करी ना है। हाँ। नहीं करी ना है हमारे पास। कितने बार तो यहाँ क्षेत्र में घूमे आई हैं? घूमे बनी आई है एको बार नहीं मिली से। एक बार जो मिली तो इधर मिली तो झोपड़ी छाप में बोर्ड तो देवे करी हमारे बड़ा पक्का का घर बने। हाँ तो क्या नाम है तोर? श्रीमती। कहाँ के रही है? यही कर हम। अच्छा, गांव का मालिक है तो कुनकुरी में है? हाँ। तो कुनकुरी गांव है तो ये काका तो के दिखत विकास हो से कुछ हो से नया बनी से नहीं, पहले वो बनवाए रहे पूरा मेरे घर गिर जा रहा है। तब की जात जो वोट मांगे आई तो कल का मांगबे का कहबे? यह देहू मोला बनवाई दे हो तो अब शौचालय भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा घर टूट गया, मेरा खेत बाड़ी को दूसर रजिस्ट्री करवा लिया। मेरा बेटा एक था, मेरी बेटी एक है, तो मैं अकेली हूँ, मेरा पति घूम गया। तो वोट अभी मांगे आई तो बोला का कहबे? तो सरकार से पूछूं मैं, हैं? सरकार से पूछूं कि का देहूं मैं, हैं? तो वोट मांगे वाला ही तो मत सरकार ले पूछते हैं, अपने लोग पूछबे। तो मोर घर बना ही तो झोपड़ी छाप में देहूं, हैं? यही ना बात हवे। तो ना दादा, अगर जो तोर पास अभी पहले जो चुनाव रही है जो जीत रही सोई तो मांगी सोई वोट, तो आपकी बार के देवे? मैं वो तो झोपड़ी छाप छोड़िए, हमारा दिल जैसा है वैसा सोच रहा हूँ, लेकिन झोपड़ी हमारे संख्या मेरा घर माएगा उतना आएंगे और संजय जो है हम जीतेंगे, ये मेरा विचार है, वो मेरा सोच है, विचार है। हाँ, मैं यहाँ का वार्ड का ले कुछ आदमी हूँ, मेरा काचा नाव पर रहता है, ये अजय का पप्पा है, नाव पर रहते है, ये तो आ गया तो मेरा सामने। काम नहीं करवा रही तुम्हारे यहाँ? कुछ नहीं, सरपंच मेरा अनुरोध कुछ नहीं काम किया है। गौरव गुप्ता हाँ, गुप्ता ने किया, इस बात को नहीं किए हैं। प्रजापति जैसे आप हैं तो क्या सोचकर वोट देंगी और जो मांगने आएंगे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो विकास करेगा उसको वोट देंगे बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? गांव का विकास हो, गांव का जैसे लाइट नहीं है, गांव में पानी का व्यवस्था नहीं है, इंदिरा आवास, शौचालय, बहुत लोगों का आज भी बाहर जाते हैं, तो भाई गांव का विकास तो होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री आवास हो गया है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास, तो अब जो विकास करेगा गांव का भाई उसी को देंगे। तो कौन सा छाप ले दी है? अभी तक तो कोई नहीं आया है हमारे पास, अभी झोपड़ी छाप वाले आए हैं, तो अभी और दूसरा प्रत्याशी नहीं आए हैं यहाँ। आपके क्षेत्र में क्या क्या कमी दिखता है अभी? हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। देखिए, तो आपने देखा कि कैसे त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बीडीसी प्रत्याशी मंजू हरिगुप्ता अपने चुनाव प्रचार के लिए पूरी मेहनत से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी तुलाराम सेठिया पर अभी से जनता भरोसा दिखा रही है। रिपोर्ट देखिए। नगरीय निकाय
चुनाव समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इसी क्रम में क्षेत्र क्रमांक 9 से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी तुलाराम सेठिया से हर खबर के संवाददाता ने चुनावी मुद्दों को लेकर बात की। प्रत्याशी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और जनता ने उन पर भरोसा जताया और टिकट दिया है। वो इस भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। क्षेत्र में पानी, सड़क, बिजली, आवास। अगर वो जीत कर आते हैं तो इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तुलाराम सेठिया करीब 20 सालों से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस से बात करने पर उन्होंने कहा कि काफी समय से वो प्रत्याशी तुलाराम सेठिया के नेतृत्व को देखते आ रहे हैं। वो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे और उन्हें भरोसा है कि उनकी जीत पक्की है। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के साथ ही जो है जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव की जो है बिगुल बज चुकी है और लगभग जितने भी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत में वो अपने चुनाव को जो प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वैसे ही हमारे साथ जो है जिला पंचायत क्रमांक 9 के प्रत्याशी तुलाराम सेठिया जी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे चुनावी को लेकर और वो किस तरह के मतलब प्रचार कर रहे हैं और जो लोगों से जो मिल रहे हैं, जो अपने क्षेत्रों में जो भ्रमण कर रहे हैं, आखिर किस तरह की उनकी परेशानी चल रही है। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं तुलाराम सेठिया क्षेत्र क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे टिकट मिला है और यहाँ पे जितना हम लोग अभी वोट मांग रहे हैं, पूरा हमारे कार्यकर्ता लोग का, पब्लिक का पूरा समर्थन है। और इससे पहले भी थे, इससे पहले भी मैं हमारा 32 पंचायत पड़ता है। 32 पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो मैंने काम नहीं किया है। चाहे हैंडपंप हो, चाहे रोड हो, चाहे पुलिया हो, मैं गिना दूंगा। इससे सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हम लोग को स्वास्थ्य, पेयजल, ये सब का रहता है। सब भी स्वास्थ्य में अपना नाली वाली हर जगह दे दिया हूँ पानी निकासी के लिए। और पेयजल पूरा 32 पंचायत में न होने से भी पेयजल में मैं 20 पंचायत में पेयजल का हैंडपंप दिया हूँ। सब जगह ठीक से पानी पिए और स्वस्थ रहे, सब लोग यही कामना है मेरे जनता से, मेरे एरिया वाले से। सबसे बड़े मुद्दे होते हैं ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो मूलभूत की सुविधाओं की उनके पास में कमी होती है। सड़क, पानी, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या इन तरह की जो परेशानियां होती हैं इनको आप दूर करने के लिए किस तरह? नहीं, अभी तक क्या है, जब तक मूलभूत का अवगत हमको जो समस्या है, जब तक अवगत नहीं कराएंगे हमारे लोग, हमारे जनता, हमको समझ में नहीं आएगा। जब अवगत कराएंगे तो उनको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 5 साल में बहुत काम हुआ है अभी तक हमारे क्षेत्र में। 5 साल में भरपूर काम हुआ है। रोड हो या पानी हो या नाली हो, सब किए हैं अपन। 17 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को मतदान है। क्या लगता है जनता आपको कितना सपोर्ट करेगी? इधर तो जनता का 100% सपोर्ट है हमारा। और दोबारा हम आ रहे हैं और जनता का प्यार, इन लोग का आशीर्वाद, हम हमारे साथ खड़े हैं और जनता खड़ी, हमारा वोटर खड़ी है। हमारा पूरा विश्वास है हम जीत रहे हैं। तो जैसे इन्होंने अपना भरोसा जताया है कि जो है हम बिल्कुल यहाँ से जीत के आ रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरह से जो है इस चुनाव को देखते हैं और आखिर उनकी इस चुनाव को लेके क्या राय है। जी पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हेमंत केशव है और मैं ग्राम पंचायत मोगरापाल से हूँ और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से तुलाराम सेठिया जी उम्मीदवार है कांग्रेस प्रत्याशी है, तो उनके लिए हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी, उनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में बताएं कि आखिर वो किस तरह के नेता है? वो काफी अच्छे नेता है और सभी गांववासी जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको लेकर चलते हैं और सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो। और आज के आप इनका रिकॉर्ड है कि हर एक कार्यकर्ता साथ खड़े रहते हैं। रात को 12 बजे फोन करेंगे कि भैया हमारे ऐसा समस्या है, तो खड़े रहते हैं। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है तुलाराम सेठिया जी। तो कहीं ना कहीं जो है बता रहे हैं कि उनकी जो नेतृत्व क्षमता है और वो किस तरह के नेता है और वो जो मिलनसार हैं, लोगों से जो मिलते रहते हैं, उनसे जो कार्य करते रहते हैं। वैसे हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तुलाराम सेठिया को कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं? तुलाराम सेठिया को काफी पहले से जानते हैं, उनके प्रति दबाव है, उनकी जो क्षमता है, जो नेतृत्व क्षमता है, आखिर वो किस तरह से नेता है? जैसा कि उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा चेहरा है जो चेहरा हमें बहुत पसंद है और हम उसी चेहरे को
ठीक है कबीर का है ये दे बन के दे लो भाई ना नहीं हुआ है अर्जी तो किन करने कंबल मेरा नाम सोमवती है। हमारे यहाँ के वो भवन सड़क निर्माण कराया, नाली सब। हम इस बार क्या किसे सपोर्ट करेंगे? इस बार भी हम किसी को ही सपोर्ट करेंगे। बहरहाल चुनाव से पहले सभी दल और नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन परिणाम आने पर ही जीत का पता चलता है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी तुलाराम सेठिया पर जनता ने भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आएगा तो क्या जनता का भरोसा दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर रायपुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल रहे। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो कि केंद्रीय बजट 2025 के संदर्भ में है, आज की इस प्रेस वार्ता में दिल्ली से चलकर हम सबके बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आज हम सबके बीच जो उपस्थित हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रहलाद जोशी जी का अभिनंदन करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री पीडब्ल्यूडी माननीय अरुण साव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। प्रदेश शासन के खाद्य मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री नंदन जैन जी, हमारे मीडिया के प्रभारी श्री अमित चमनानी जी, हमारे प्रदेश कार्यालय के प्रभारी आदरणीय श्री नरेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे प्रदेश और रायपुर शहर के सभी सम्मान्य पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सबको जानकारी है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 फरवरी 2025 को हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने माननीय मोदी जी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया और देशवासियों को समर्पित किया। इस बजट में जैसा कि आप सब पत्रकार हैं जानते हैं, जो चर्चा हुई कि देश भर में इस बजट को लेकर बेहद सकारात्मक वातावरण है, सकारात्मक माहौल बना है। जैसा कि एक माननीय मोदी जी के कार्यकाल में हमेशा से परंपरा रही है कि बजट केवल दिल्ली तक सीमित होकर हम टीवी या समाचार मात्रों के माध्यम से ही हम सीमित न रहें, इसलिए प्रदेशों में जाकर इस बजट पर विशेष चर्चा हो, इसके प्रावधानों पर विशेष चर्चा हो और पत्रकार के साथ साथ यदि कोई और इन विषयों पर चर्चा करना चाहता है तो उसके लिए एक प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण विभिन्न राज्यों में जाते हैं। आज इन्हीं प्रावधानों पर विशेष चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का आगमन हुआ है। मैं अभिनंदन करता हूं और माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं प्रहलाद जोशी जी से कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी मीडिया के मित्रों, आज जैसे कहा गया, मैं आपके सामने विशेषतः बजट के बारे में कुछ फाइन डिटेल्स और जिस सोच और जिस डायरेक्शन के मन में रखते हुए ये बजट रचाया गया है, ये तो आपसे शेयर करने के लिए मैं आया हूं। इस बजट में अभी बजट का फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।